मैं हूं संदीप और आप सभी को मेरा चैनल जीवन दर्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना चैनल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो लोग पीजी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग क्या बोलते हैं यूजीसी नेट सेट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उन लोगों की भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है कांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कैसे सिंथेटिक एप्लाई जजमेंट संभव है या पॉसिबल है, और जिसको हिंदी में कहा जाए तो कैसे प्रागनुभूमिक संश्लेषणात्मक ज्ञान संभव है। ये टॉपिक लेके हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबको ही जानते हैं कि कांट एक विचारवादी दार्शनिक है। तो विचारवाद क्या है? देखिए दोस्तों, कांट से पहले दर्शन शास्त्र में या दर्शन शास्त्र के इतिहास में दो तरह का थ्योरी था। एक तो है अनुभववाद, दूसरा है बुद्धिवाद। अनुभववाद में कहा जाता है कि हम सब अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा और अंत इंद्रिय जो मन है, उस 6 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के संस्पर्श में आने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो होता है अनुभव। ओके, तो जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वो सही नॉलेज, और जो अनुभव से नहीं प्राप्त होता है वो सही नॉलेज नहीं है। तो उस हिसाब से जो लोग अनुभववादी दार्शनिक है उन लोग इनेट आइडिया या जन्मजात प्रत्यय को प्रत्याख्यान किए थे। ये रहा अनुभववाद का हिस्ट्री। दूसरी तरफ था बुद्धिवाद। बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार या रैशनलिज्म के अनुसार जो लोग बुद्धिवादी थे वो लोग के अनुसार ज्ञान हम लोग सही नॉलेज या राइट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से। क्योंकि जो बुद्धिवादी दार्शनिक है उन लोगों का कहना है कि जितने भी प्रत्यय के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान होता है उनमें से जन्मजात प्रत्यय एकमात्र प्रत्यय है जिस प्रत्यय के माध्यम से हम लोग यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम सब देख रहे हैं कि अनुभववादी जन्मजात प्रत्यय को प्रत्याख्यान कर रहे हैं और बुद्धिवादी दार्शनिक जन्मजात प्रत्यय को सही नॉलेज मान रहे हैं, राइट नॉलेज मान रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों फिलोसफी में थोड़ा सा एक ठो अंतर है जो समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो नॉलेज होता है ना वो किसी ना किसी जजमेंट के द्वारा नॉलेज होता है। जजमेंट मतलब, देखो, जजमेंट मतलब एक प्रकार का अवधारण है। अवधारण के माध्यम से हम लोगों का नॉलेज होता है। तो इसको प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, लेकिन अवधारण कहना या जजमेंट कहना सही है। देखिए, जजमेंट के द्वारा जो हम लोग को नॉलेज होता है, जो लोग अनुभववादी दार्शनिक है उन लोग कहते हैं कि सिंथेटिक एपिस्टोरियल जजमेंट राइट जजमेंट है। ये क्या बोला है कि सिंथेटिक एपिस्टोरियल जजमेंट? सिंथेटिक क्या है और एपिस्टोरियल क्या है? देखिए दोस्तों, जो नॉलेज सिंथेटिक होगा वो एपिस्टोरियल होगा, या जो नॉलेज एपिस्टोरियल होगा वो सिंथेटिक ही होगा। क्योंकि देखिए, सिंथेटिक जजमेंट का मतलब होता है कि, या सिंथेटिक जजमेंट वो जजमेंट है जो जजमेंट का जो सब्जेक्ट टर्म को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट टर्म नहीं मिलता है। जिस जजमेंट का सब्जेक्ट टर्म को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट टर्म नहीं मिलता है, लेकिन प्रेडिकेट टर्म सब्जेक्ट के बारे में या विधि पद उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ नया संयोजन देता है या नया नॉलेज देता है, उसको कहते हैं सिंथेटिक जजमेंट। तो एक तो एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझ लेते हैं कि मान लो कि मेरा हाथ घड़ी गोल है। हाथ घड़ी गोल है, ओके। तो हाथ घड़ी गोल है। देखिए यहाँ पे ये जो हम सेंटेंस बोले हाथ घड़ी गोल है, तो इसमें दो ठो पद है, एक है हाथ घड़ी, दूसरा है गोल। मान लीजिए हाथ घड़ी सब्जेक्ट टर्म को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट टर्म गोल नहीं मिलता है, क्योंकि हाथ घड़ी के अंदर गोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। लेकिन गोल एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गोल हाथ घड़ी के अलावा और बहुत सारा चीज़ है जो गोल हो सकता है। तो यहाँ का कहने का मतलब कि ये एक नया नॉलेज दे रहा है। ये हो गया मेरा सिंथेटिक नॉलेज। तो सिंथेटिक नॉलेज तो हम लोग जान लिए। तो एपोस्टेरियर नॉलेज क्या है? आप लोग इतना ही जानिए कि एपोस्टेरियर नॉलेज या ज्ञान वो ज्ञान है, या परतोसाध ज्ञान वो ज्ञान है जो ज्ञान का सत्यता किसी ना किसी दूसरे विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है।
यानी अनुभव के ऊपर निर्भर करता है। जो ज्ञान का ट्रूथसिटी या सत्यता डिपेंड ऑन सेंस एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस, उसको ही हम लोग कहेंगे एपिस्टोरियल नॉलेज। तो बुद्धिवादी दार्शनिक है, जो लोग बुद्धिवादी दार्शनिक है वो लोग कहते हैं कि देखिए जो नॉलेज हम लोगों को होता है ना, नॉलेज के अंदर सिर्फ नॉबिलिटी होने से नहीं होगा। क्योंकि देखिए यदि हम लोग मान लेंगे कि नॉबिलिटी से ही मतलब अनुभव से ही हम लोग को ज्ञान होता है, तो ज्ञान के अंदर तो नॉबिलिटी रहेगा, लेकिन नेसेसिटी ना होने के कारण वो ज्ञान ना क्या बोलते हैं संभाव्य हो जाएगा, वो ज्ञान निश्चित नहीं होगा। और उसी ज्ञान को ही निश्चित कहा जाएगा जिस ज्ञान के अंदर सार्वत्रिकता रहेगा, यूनिवर्सलिटी रहेगा। तो इसीलिए जो लोग बुद्धिवादी दार्शनिक है उन लोग भी अनुभववाद को खंडन किए और उन लोग ये एस्टेब्लिश करने का कोशिश किए कि एप्रिराई एनालिटिक जजमेंट इज द सही जजमेंट या यथार्थ जजमेंट। एनालिटिक जजमेंट क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए एनालिटिक जजमेंट का मतलब होता है या विश्लेषणात्मक अवधारण वो अवधारण है जिस अवधारण का सब्जेक्ट टर्म को या उद्देश्य पद को एनालिसिस करने से विधेय पद मिलता है, और विधेय पद सब्जेक्ट के बारे में किसी भी प्रकार का नया नॉलेज नहीं देता है। कैसे, एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम बतलाएं कि सभी काला कौवा काला है, ये एक तो एग्जाम्पल है। मान लो ये भी हो सकता है कि सभी कुमार अविवाहित है, ओके, ये भी एक तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। सभी काला कौवा काला है, देखिए काला कौवा सब्जेक्ट टर्म है और काला ये प्रेडिकेट टर्म है। तो काला कौवा को एनालिसिस करने से, सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से काला तो मिलता ही है, क्योंकि काला कौवा के अंदर काला तो इंक्लूडेड है। तो इसीलिए तो एनालिटिक जजमेंट वो जजमेंट है जिस जजमेंट का सब्जेक्ट टर्म को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट टर्म मिलता है, और प्रेडिकेट टर्म सब्जेक्ट के बारे में किसी भी प्रकार का नतून ज्ञान या नया नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं एनालिटिक जजमेंट। और एप्रिराई जजमेंट क्या है? देखिए एप्रिराई जजमेंट या प्राग अनुभूमिक अवधारण वो अवधारण है जिस अवधारण का सत्यता, जिस अवधारण का सत्यता को जानने के लिए किसी भी प्रकार का अनुभव के ऊपर या परीक्षण पर्यवेक्षण किसी भी प्रकार के ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उसको कहते हैं पूर्वोदशित या एप्रिराई जजमेंट। तो फिर जो लोग बुद्धिवादी दार्शनिक है उन लोग बोलते हैं एप्रिराई जजमेंट इज इक्वल टू एनालिटिक जजमेंट, एनालिटिक जजमेंट इज इक्वल टू एप्रिराई जजमेंट। देखिए दोस्तों यहाँ एक तो अंतर ये हो गया कि जो लोग बुद्धिवादी है वो लोग अनिवार्यता के ऊपर यानी सार्विकता के ऊपर ज़्यादा इम्फोसाइज किया है। जो लोग बुद्धि अभिज्ञतावादी दार्शनिक मतलब अनुभववादी दार्शनिक है वो लोग नतूनत्व के ऊपर ज़्यादा इम्फोसाइज किया है। अभी आता हूँ मेन टॉपिक पे। देखिए कांट एक विचारवादी दार्शनिक है। कांट के ओर से ज्ञान होता है बुद्धि और अनुभव दोनों मिला के ज्ञान होता है, क्योंकि यदि दर्शन शास्त्र को विज्ञान के रूप में एस्टेब्लिश करना है तो दर्शन शास्त्र में ये दिखाना होगा कि उसके अंदर नॉबिलिटी भी है और नेसेसिटी भी है। देखिए अभी तक दर्शन शास्त्र विज्ञान के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि दर्शन शास्त्र विज्ञान के जैसे एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। इसका कारण ये है कि उसके अंदर नॉबिलिटी है तो नेसेसिटी नहीं था, नेसेसिटी है तो नॉबिलिटी नहीं है। तो एक शास्त्र को विज्ञान के रूप में तभी मान्यता दिया जा सकता है जब उसके अंदर नॉबिलिटी भी होगा, उसके साथ साथ नेसेसिटी भी होगा तब। तो इसीलिए कांट कहते हैं कि ज्ञान के मामले में हम लोगों को ये मान लेना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि ज्ञान होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम सब बाहर से कुछ प्राप्त करते हैं। ज्ञान का मतलब है कि सिर्फ बाहर से कुछ लेना नहीं है, अंदर से हमको कुछ देना भी है। इसीलिए कांट कहते हैं कि अनुभव से हम सब ज्ञान का उपादान प्राप्त कर सकते हैं और बुद्धि उस उपादान को आकार में फॉर्मलाइज करते हैं, तब जाके नॉलेज होता है, नहीं तो नहीं नॉलेज होता है। तो इसीलिए कांट को विचारवादी कहा जाता है। और कांट ये भी कहते हैं कि ज्ञान होने के लिए जो हम लोगों को नॉबिलिटी को भी अपनाना पड़ेगा और नेसेसिटी को भी अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कांट अपने दर्शन में जो नया एक जजमेंट के बारे में उन्होंने बतलाया और उन्होंने बताया कि ये जजमेंट साइंटिफिक है। और कांट के दर्शन में सिंथेटिक एप्रिराई जजमेंट
इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, क्योंकि कांट कहते हैं कि यदि हम ये प्रूव कर दे कि दर्शन शास्त्र में सिंथेटिक एप्राइज जजमेंट कैसे पॉसिबल है, कैसे एक एक ज्ञान प्रागनुभूमिक होते हुए भी नया नॉलेज देता है, हाँ, तो फिर दर्शन शास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, यदि ज्ञान के अंदर नॉबिलिटी और नेसेसिटी दोनों को यदि हमको रखना है तो हमको सिंथेटिक को भी अपनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ एप्राय या प्रागनुभूमिक को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रागनुभूमिक होने से या एप्राय होने से उसके अंदर नेसेसिटी और यूनिवर्सलिटी रहता है। क्योंकि कांट कहते हैं कि एप्राय जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है, या उसी जजमेंट को हम एप्राय जजमेंट बोलेंगे या प्रागनुभूमिक जजमेंट बोलेंगे, जिस जजमेंट के अंदर यूनिवर्सलिटी मतलब सार्वत्रिकता और नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता, ये दोनों विशेषता जिस जजमेंट के अंदर है उस जजमेंट को हम एप्राय जजमेंट बोलेंगे। और सिंथेटिक जजमेंट वो जजमेंट है जिस जजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ नयापनता है, मतलब जिस जजमेंट का सब्जेक्ट टर्म को विश्लेषण करने से या एनालिसिस करने से प्रेडिकेट टर्म नहीं मिलता है और प्रेडिकेट टर्म सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नया नॉलेज देता है, उसको कहते हैं सिंथेटिक नॉलेज, या उसको संश्लेषणात्मक ज्ञान भी आप लोग कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कांट प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कि नॉलेज कैसे अनुभव निरपेक्ष होके भी नया ज्ञान दे सकता है। इतना दिन तक हम लोग जान रहे थे या पढ़ रहे थे किसी भी ज्ञान यदि वो अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है तो वो ज्ञान नया नॉलेज देता है, ओके। आज यदि किसी भी प्रकार का ज्ञान अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो अनिवार्य ज्ञान देता है। लेकिन कांट आके कहते हैं कि नहीं, कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो ज्ञान अनुभव निरपेक्ष होके भी वो नया ज्ञान दे सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो ज्ञान अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है वो नया ज्ञान देता है, और जो ज्ञान अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो नया नॉलेज नहीं प्रदान करता है, वो नेसेसिटी या यूनिवर्सलिटी प्रोवाइड करता है। यही तो था बुद्धिवाद और अनुभववाद में। लेकिन कांट आके कह रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा जजमेंट मानना चाहिए जिस जजमेंट में एक तो वो अनुभव निरपेक्ष होगा और उसके साथ साथ उसमें नॉबिलिटी या नयापनता भी रहेगा। तो इसीलिए कांट अपने दर्शन में या अपना फिलोसफी में सिंथेटिक एप्राय जजमेंट करके एक जजमेंट को उन्होंने अपनाया है और उसी जजमेंट को उन्होंने साइंटिफिक जजमेंट बतलाया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा जजमेंट कांट की फिलोसफी में संभव है क्या? ये पॉसिबल है ये दिखाना कि एक जजमेंट अनुभव निरपेक्ष होते हुए भी वो सही नॉलेज दे सकता है या न्यू नॉलेज दे सकता है? कांट कहते हैं कि हाँ, ये ऐसा नॉलेज संभव है, और ऐसा नॉलेज संभव है इसीलिए ना मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एथिक्स में भी देखते हैं, और उसके साथ साथ हम सब लॉजिक में भी देखते हैं किस तरीके का जजमेंट संभव है। कांट एक तो एग्जाम्पल दिए हैं 7 + 5 = 12। 7 + 5 = 12 ये जो जजमेंट है ये सिंथेटिक एप्राय जजमेंट में है। मतलब ये जजमेंट प्रागनुभूमिक है, उसके साथ साथ ये नया नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिए, 7 + 5 एक जजमेंट का ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और 12 ये हो गया मेरा प्रेडिकेट। देखिए, 7 + 5 को यदि हम एनालिसिस करें, अच्छा से विश्लेषण करें, कभी भी हमको ना 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिलेगा। देखिए, सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट नहीं मिल रहा है, तो सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 12 का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए इस नॉलेज के अंदर एक क्या बोलते हैं, नॉबिलिटी है, ये हमको मान लेना होगा। और 7 + 5 = 12 इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको अनुभव के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ रहा है, और अनुभव के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है ये प्राग अनुभूमिक, ये पूर्व सिद्ध है। और 7 + 5 = 12 है ना, ये यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, वो मेरे पास
भी 7+5=12। जगत में प्रत्येक व्यक्ति के पास 7+5=12 मतलब सभी लोगों ने इसको समान रूप से सत्य मानेगा। और 7+5=12 ये अनिवार्य भी है। इसीलिए उन्होंने इस रूप से उन्होंने दिखलाया कि 7+5=12 इस नॉलेज, ये नॉलेज सिंथेटिक भी है और एप्राई भी है। मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें नयापनता भी है और उसके साथ साथ यूनिवर्सलिटी और नेसेसिटी मतलब सार्विकता और अनिवार्यता होने के कारण ये एक साइंटिफिक नॉलेज है और एक यथार्थ ज्ञान है। और दर्शन शास्त्र में यदि इस प्रकार का ज्ञान हम इस्टेब्लिश कर पाए तो दर्शन शास्त्र को विज्ञान के रूप में उसको इस्टेब्लिश करना संभव है। और उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक जिसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा क्या है, दोनों बिंदु के बीच एक ह्रासतम दूरत्व है। तो ये भी एक प्रकार का कांट कहते हैं कि पूर्ववर्ती संश्लेषक जजमेंट है, मतलब प्रागुणभूमिक संश्लेषणात्मक ज्ञान है। उसके साथ साथ एवरी कॉज एंड इफेक्ट ये भी प्रागुणभूमिक संश्लेषणात्मक ज्ञान है। तो इस रूप से कांट दिखाने का कोशिश किए कि ज्ञान में नॉबिलिटी भी होना चाहिए, नेसेसिटी और यूनिवर्सलिटी भी होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या कांट दर्शन शास्त्र को या फिलोसफी को विज्ञान के रूप में इस्टेब्लिश कर पाया था? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर कि मेरे अनुसार कि कांट कोशिश तो की, रास्ता उन्होंने दिखाया कि किस रूप से चलने से दर्शन शास्त्र को विज्ञान के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए दोस्तों, कांट कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल एंटिटीज है दर्शन शास्त्र में, जो मेटाफिजिक्स लेके हम लोग चर्चा करते हैं, जो मेटाफिजिकल एंटिटीज है वो मेटाफिजिकल एंटिटीज कभी भी साइंस के रूप में या विज्ञान के रूप में एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो जिसको विज्ञान के रूप में एस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन कांट कहते हैं देखिए, मेटाफिजिक्स को हम त्याग नहीं दे सकते क्योंकि नेचुरल डिस्पोजिशन के अनुसार उसको मान लेना होगा हम लोगों को। क्योंकि देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि मनुष्यों का जो मन है ना, वो मन ही ऐसा है कि हम ना चाहते हुए भी हम मेटाफिजिकल एंटिटीज लेकर चर्चा करते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन डिस्पोजिशन के अनुसार उसको मेटाफिजिक्स को या मनुष्य का जो मन का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके अनुसार हमको मेटाफिजिक्स को अपना लेना होगा, मेटाफिजिक्स को त्याग नहीं देना है। इसीलिए कांट ने मेटाफिजिक्स को उसी रूप से उन्होंने एक्सप्लेन किए और उन्होंने दर्शन शास्त्र में आगे बढ़े। तो जिसने ये सिंथेटिक एप्राई जजमेंट क्या है, एनालिटिक जजमेंट क्या है, सिंथेटिक जजमेंट क्या है और एप्राई जजमेंट क्या है, एपिस्टोरियल जजमेंट क्या है, जिन्होंने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, मान ही लो कि उन्होंने कांट को आधा ही समझ लिया। क्योंकि कांट उसका जो फेमस जो किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, उस किताब में इसी चीज़ को लेके उन्होंने चर्चा किया था विस्तार रूप से। हमको लगता है कि आप लोगों को मेरा जो बात समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा ही प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। और यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और उसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी हम कुछ ना कुछ फिलोसफी से रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट